जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था, अहमद बिन सईद, शोबान और रबिया कूच की तैयारी कर रहे थे और इमारत में रहने वाली खातून को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे कि इमारत के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। इस पर अहमद बिन सईद और शोबान दोनों चौकन्ने हो गए थे। इस मौका पर रबिया ने भागकर मरने वाले की ढाल और तलवार पर कब्जा कर लिया था ताकि वो बुरे हालात में अहमद बिन सईद और शोबान का साथ दे सके। तीनों जब सदर दरवाजे के करीब आए तो अहमद बिन सईद और शोबान दंग रह गए, इसलिए कि इमारत से बाहर कराकूश और अहमद बिन सईद की बीवी गरीता घोड़ों से उतर रहे थे। उन्होंने अपने गलों में बड़ी बड़ी भारी और वजनी स्लीबें डाल रखी थी। इन दोनों को देखते अहमद बिन सईद और शोबान दोनों फिक्रमंद हुए। अहमद बिन सईद भागकर बाहर निकला। शोबान इसके पीछे पीछे रबिया और उसकी बूढ़ी खातून के पास गई ताकि वो भाग ना सके। बाहर आते ही अहमद बिन सईद ने कराकूश और गरीता की तरफ जवाब तलब निगाहों से देखते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? इस पर कराकूश के बजाय गरीता बोल पड़ी, आपको उन दोनों से जवाब तलबी का कोई हक नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ। आपको मुझे पूरे हालात से आगाह करना चाहिए था। आपकी गैर मौजूदगी में जब सारे हालात कराकूश भाई ने मुझे बताए तो ये खुद आपकी तरफ आना चाहते थे। इनका कहना था कि वो आपके साथ इसलिए आ सके कि आपने इन्हें रुकने का कहा था। उन्होंने आपका हुक्म माना। हुक्म मानने के बाद ये आपकी तरफ रवाना होना चाहते थे ताकि आपकी मदद कर सके। इस तरह आपकी हुक्म बदूली भी ना होगी और ये आपकी मदद भी कर सकेंगे। पर जब उन्होंने आना चाहा तो मैं भी इनके साथ होली, इसलिए कि आप मेरे शोहर हैं और मैं आपकी बीवी। हम दोनों का जीना मरना एक साथ है, फिर मैं कैसे आपको यूं अकेला रहने देती? जवाब में अहमद बिन सईद कुछ न कह सका, मुस्कुराकर रह गया। फिर इमारत में दाखिल होकर सारे वाक़यात इसने कराकूश और गरीता से कह दिए थे। इतनी देर तक कराकूश की निगाह रबिया पर पड़ी और भागकर आगे बढ़ा और कहने लगा, रबिया मेरी बहन तू कैसी है? जवाब में रबिया ने मुँह से कुछ न कहा, इस बात में सर हिला दिया। फिर अहमद बिन सईद ने गरीता को मुखातिब किया, गरीता यही मेरी फूफी रबिया है। रबिया ये मेरी बीवी गरीता है। रबिया भागकर आगे बढ़ी, गरीता को इसने गले से लगाया, फिर इसकी पेशानी, इसका मुंह, इसके गाल चूमने लगी थी। थोड़ी देर तक वो लोग वहीं खड़े रहे। इस दौरान अहमद बिन सईद ने बड़ी राजदारी के साथ कराकूश और गरीता से वो लाहेअमल कह दिया जिसने शोबान के साथ तय किया था। फिर वो इस इमारत से निकले। इस इमारत से पहले से मौजूद खातून को भी उन्होंने साथ ले लिया था। सूरज अब गुरूब हो चुका था। फ़ज़ाओं के अंदर तारीकी बड़ी तेज़ी से फैलने लगी थी। दरिया ताजा के किनारे किनारे वापसी का सफ़र करते हुए जगह अहमद बिन सईद, कराकूश, गरीता और रबिया और इमारत की खातून रुक गए, जबकि शोबान मानी खेज़ अंदाज में अहमद बिन सईद की तरफ देखते हुए आगे निकल गया। वहीं खड़े खड़े अहमद बिन सईद ने इन सबको कोई मामला समझाया। फिर वो सबको लेकर दरिया ताजा के किनारे चट्टानों की ओट में इंतजार करने लगे थे। उधर शोबान अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ एक बहुत बड़े बाग में दाखिल हुआ। ये बाग अर्नवल के भाई जोसलीन का था। बाग के वस्त में हवेली थी। इसके सामने जाकर शोबान ने अपने घोड़े को रोका। गो फजा में तारीकी फैल चुकी थी, लेकिन हवेली के अतराफ और इसके अंदर मशले रोशन थी। शोबान ने जब अपने घोड़े को हवेली के सामने रोका तो दो मुसल्ला जवान भागते इसके पास आए। इनमें से एक ने शोबान को मुखातिब किया, बताओ किससे मिलना चाहते हो, क्या काम है? शोबान ने बड़े गौर से थोड़ी देर तक इसके सरापे का जायजा लिया। फिर इनमें से एक तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं जोसलीन से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास इसके लिए एक इंतहाई ज़रूरी और अहम पैगाम है। फिलफौर इसे इत्तला करो कि मैं एक ऐसी खबर रखता हूँ जिसमें इसके भाई दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। शोबान के अल्फाज सुनकर दोनों मुसल्ला जवान वहाँ से हट गए थे। थोड़ी देर बाद एक शख्स हवेली से निकला। वही दोनों मुसल्ला जवान इसके पीछे पीछे थे। शोबान जान गया कि आने वाला जोसलीन है। जब वो शोबान के करीब आकर रुका तब शोबान से मुखातिब किया, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप अर्नवल के भाई जोसलीन हैं। अनवल ने जब मुस्कुराते अपनी गर्दन इस बात में हिला दी तब शोबान से मुखातिब किया, अगर मैं अलायदगी में आपसे कुछ कहना चाहूँ तो आप सुनना पसंद करेंगे? इस पर हाथ के इशारे से जोसलीन ने अपने दोनों मुहाफिजों को पीछे हट जाने के लिए कहा। वो दोनों ज़रा दूर जाकर खड़े हो गए। शोबान ज़रा आगे बढ़ा और बड़ी राजदारी से इसने जोसलीन को मुखातिब किया, जोसलीन मैं तुम्हारे भाई के दोनों मुहाफिजों का जाने वाला हूँ। अक्सर बेशतर इनसे मिलता रहता हूँ। वहाँ की करीब की बस्ती में रहने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले दो अजनबी तुम्हारे भाई अर्नवल की हवेली में दाखिल हुए। दोनों अर्नवल पर हमलावर हुए, लेकिन अर्नवल और इसका मुहाफिज तो बचकर एक तरफ हट गए। ताहम उन्होंने अर्नवल के दूसरे मुहाफिज का खात्मा कर दिया। अर्नवल और दूसरे मुहाफिज ने इन दोनों को चकमा देते हुए एक कमरे में बंद कर दिया है। अब वो दोनों जो अर्नवल पर हमलावर होने के लिए आए थे कमरे में बंद हैं। अर्नवल और इसके एक मुहाफिज इस कमरे से बाहर इनका पहरा दे रहे हैं। वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ इसलिए आया हूँ कि आप अपने चंद मुसल्ला जवानों को लेकर वहाँ चलें ताकि इन दोनों हमलावरों का मुकाबला किया जा सके। शोबान की इस गुफ्तगू पर जोसलीन ने इसे शक व शुबा की निगाह से देखते हुए कहना शुरू किया, अगर मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू पर एतबार न करूँ तो तुम मुझे एतबार दिलाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर शोबान पीछे हटा। अपने घोड़े की खर्जीन से इसने अर्नवल के एक मुहाफिज का कटा हुआ सर निकाला और इसे जोसलीन के पास पाँव में फेंकते हुए कहा,
इसे पहचानो यकीन, तुम्हारे भाई अर्नवल के एक मुहाफिज का कटा हुआ सर है। अब भी अगर तुम्हें मेरी इत्तला पर एतबार नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अगर तुम अपने भाई अर्नवल को मरता हुआ देखना चाहते हो तो मुझे इससे क्या गर्ज। मेरा ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। मैं तो तुम्हारे भाई और इसके मुहाफिज के भले के लिए तुम्हारी इत्तला देने आया था। अगर तुम किसी रद्दमल का इजहार नहीं करना चाहते तो मैं जाता हूँ। इसके साथ ही शोबान मुड़ा अपने घोड़े की बाग पकड़ना चाहता था कि जोसलिन एकदम बोल पड़ा, ठहरो, तुमने ऐसा सबूत फराहम किया है कि मैं तुम्हारी हर बात पर एतबार करता हूँ। थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके साथ ही जोसलिन हवेली में लौट गया। थोड़ी देर बाद वो फिर लौटा और शोबान को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने अपने चंद मुसल्लह जवानों को अपने भाई अर्नवल की हवेली की तरफ रवाना कर दिया है और इन्हें हुक्म दिया कि वो हवेली को चारों तरफ से घेर लें और उस वक्त तक कोई अमल की इब्तिदा न करें जब तक मैं वहाँ ना खुद पहुँच जाऊँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमलावर कौन हो सकते हैं? जवाब में शोबान झट बोल पड़ा, तुम्हारे भाई अर्नवल के दूसरे मुहाफिज से मेरी गुफ्तगू हुई थी। इसने मुझ पर इंकशाफ किया था कि दोनों हमलावरों का ताल्लुक फ़लस्तीन से है और वो मुसलमान हैं। इस मुसल्लह जवान का यह भी कहना था कि अर्नवल फ़लस्तीन से एक लड़की को लेकर आया था। दोनों हमला आवरों का ताल्लुक उस लड़की के रिश्तेदारों में से है। अब हकीकत क्या है, असल मामला क्या है, मैं नहीं जानता। जो कुछ मुझे बताया गया था वो मैंने तुमसे कह दिया है। इन अल्फाज पर जोसलिन के चेहरे पर दूर दूर तक इत्मीनान फैल गया। फिर आगे बढ़कर से शोबान का शाना थपथपाया, तुमने जो इंकिशाफ किया है वो हकीकत पर मबनी है। अब मैं तुम्हारी गुफ्तगू से पूरी तरह मुतमईन हूँ। तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ अपने भाई अर्नवल की हवेली की तरफ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जोसलिन लौटा। वो घोड़े पर सवार था, इसके साथ इसके दो मुहाफिज भी थे। शोबान के करीब आकर वो कहने लगा, चलो अब उस हवेली की तरफ चलते हैं। तुमने एक ऐसी इत्तला दी है जिसके लिए तुम यकीनन बहुत बड़े इनाम के हकदार हो और ये इनाम तुम्हें अपने भाई अर्नवल की हवेली में दूंगा। चलो। इसके साथ ही शोबान भी अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर हवेली के अतराफ में फैले हुए बाग से निकलकर दरिया ताजा का रुख कर रहे थे। जोसलिन अपने मुहावजों के साथ शोबान की रहनुमाई में जब उस जगह आया जहाँ अहमद बिन सईद और कराकूश ने घात लगा रखी थी, तब वो वाक़या पेश आया जो आना था, इसलिए कि अहमद बिन सईद और कराकूश इनकी राह रोकने को खड़े थे। ताहम गरीत और रबिया और अर्नवल की हवेली से मिलने वाली औरत घात में बैठे थे। जिस वक्त अहमद बिन सईद और कराकूश ने इनकी राह रोकी, तहकुमाना अंदाज में जोसलिन ने मुखातिब किया, तुम दोनों कौन हो और रात के वक्त तुमने हमारी राह रोकने की कैसे जुर्रत और जसारत की? इस पर अहमद बिन सईद बोल पड़ा, तुम तीनों में से जोसलिन कौन है? काबिल इसलिए कि जोसलिन बोलता है शोबान ने इसकी तरफ इशारा कर दिया। बस से इशारा मिलना था कि अहमद बिन सईद और कराकूश फ़ौरन अपनी तलवारें बुलंद करते हुए हमलावर हुए और जोसलिन के मुहावजों का उन्होंने काम तमाम कर दिया। फिर अजीब से अंदाज में अहमद बिन सईद ने जोसलिन को धक्का दिया और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। अहमद बिन सईद भी अपने घोड़े से कूद गया। फिर खौफनाक अंदाज में इसने जोसलिन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, जोसलिन ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं फ़लस्तीन का वही अहमद बिन सईद हूँ जिसके अहले खाना को तूने धोखाधड़ी से कत्ल किया था। फिर मेरी फूफो रबिया को तुम्हारे भाई ने लाकर दरिया ताजा के किनारे एक गुमनाक और बुसीदा इमारत में असीर कर दिया। जोसलिन, तू ही वो इंतहा दर्जे का जलील और बेगैरत इंसान है जिसने मेरे रसूल के खिलाफ बदजुबानी की, जिसकी आमद पर किसरा का कसरे अबियज़ एक खौफनाक ज़ल्ज़ले की गिरफ्त में आ गया और इसके फलकबोस महल के 14 कंगरे ज़मींबोस हो गए, जिसकी आमद पर ईरान का दरिया सावा जहाँ आतिश परस्त अपने नमूलूद बच्चों को गुस्ल दिया करते थे खुश्क हो गया, जिसके आने की बशारत पर आतिश कदा फारिस जो सदियों से रोशन था ठंडा पड़ गया। जोसलिन, तूने मेरे उस रसूल के खिलाफ हरफगिरी की जिसकी ज़ात हमारे ईमानी, मजहबी, मिली, तारीख़ी और तमद्दनी जज्बों का महवर है, जिसकी ज़ात से हमारी इज़्ज़त, अज़मत, सत्व, तमकुनत और तोकीर वाबस्ता है। तूने मेरे उस रसूल के खिलाफ दुश्मन तराजी की जिसके लिए बज़्म आलम की बेसरो सामानियाँ मुंतज़िर थीं, जिसके लिए कोहनों साल दहर ने इंतज़ार किया, जिसकी आमद के लिए सियारगान फलक चश्मे बरा थे। इसी रसूल की आमद के लिए वक्त अपने लैलो नहार में करवटें बदलता रहा और कारकुनाने कज़ा व कदर इसी आखिरी रसूल के लिए बज़्म आराइयाँ करते रहे। महू खुर्शीद मेरे इसी रसूल की आमद के मुंतज़िर थे, जिसके आने पर सनम खानों की शौकत ताराज हुई, बुत खानों में खाक उड़ने लगी, कुफ्र व शिरक शिराजा तार तार हुआ। उस आफताब हदायत की आमद पर जाहिलियत के औराक खजा दीदा हुए, किसरा की अजमत रोमनों की सतवत पाँव तले रौंदी गई। आतिश कदा कुफ्र और आज़र कदा गुमराही ज़िल्लत और रुसवाई की अलमनाक दस्तानों में तब्दील हो गए। जोसलिन, तू क्या समझता था कि फ़लस्तीन से यहाँ आकर तू महफूज हो गया है? खुदा की कसम, मेरे रसूल के ख़िलाफ़ बदजुबानी और बदगोई करने के बाद तू कहाँ भी चला जाता, मैं तुझे तलाश ज़रूर करता और तुझसे अपने रसूल का इंतकाम ज़रूर लेता। देख, दरिया ताजा के किनारे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और इसी दरिया ताजा के किनारे मेरे खुदाबंद ने चाहा तो मैं तेरे सारे जाहो जलाल और करो फर को बर्बादी और ख्वारी में बदल लूँगा। तेरी इब्तदा, तेरी इंतहा की दास्तान को खून आलूदा कर दूँगा और तेरी सारी फिक्री वारदातें, कुव्वतें अपने पाँव तले रेत की तरह मसलूँगा। इतनी देर तक जोसलिन उठ चुका था, अपनी तलवार और ढाल संभाल चुका था।
अहमद बिन सईद की गिरफ्त पर अपनी ढाल तलवार पर पहले ही मजबूत थी। अचानक जोसली ने एक जस लगाई और अहमद बिन सईद ने इस पर एक वार किया। इसकी तलवार का अगला हिस्सा अहमद बिन सईद के बाजू वाले हिस्से में लगा। वहाँ से खून बह निकला। अहमद बिन सईद ने किसी तकलीफ का इजहार किया था, ना इसने गुस्से का मुजाहरा किया। लगता था वो जख्म खाकर अजीब से लज्जत में मुब्तला हुआ था। फिर अपनी ढाल अपनी तलवार सामने करते हुए जोसलिन को मुखातिब किया। सुन जोसलिन, इससे पहले मैंने फ़लस्तीन और फिर उंदरुस में अनगिनत बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया, ज़ख्म भी आए, पर खुदावंद कुद्दूस की अपने रसूल की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत के लिए जो ज़ख्म अभी मेरे शाने पर लगा है, इसकी लज्जत ही कुछ अजीब व निराली है। ये तो चाहता है सारी उम्र मेरे जिस्म पर मेरे रसूल के नाम पर ऐसे ज़ख्म लगाता रहे और मैं इन ज़ख्मों की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होता रहूँ, पर मजबूरी है इसलिए कि तेरे जैसे बददहन को कत्ल करके मैंने वापस अपनी सरजमीन की तरफ भी जाना है। जोसलिन, तू क्या समझता है अचानक मुझ पर जस लगाकर मेरे बाजू पर हल्का सा जख्म लगा के तो अपनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। तो इस वक्त अकेला है, मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, पर मैं अपने साथियों को तुम पर हमलावर होने, तुम पर उमड़ने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसके बाद अहमद बिन सईद ने अपनी तलवार लहराई। जोसलिन पर इसने हमलावर होना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक दरिया ताजा के किनारे खुश्क रेत पर एक दूसरे पर खौफनाक वार करते रहे। फिर अचानक जोसलिन को चकमा देते अहमद सईद ने अपनी तलवार इस पर गिराई। तलवार इसकी पसलियों पर गिरी और इसके जिस्म को दरमियान से दो हिस्सों में काटती चली गई। यूं दरिया ताजा के किनारे जोसलिन का काम तमाम कर दिया गया। जोसलिन का खात्मा करने के बाद अहमद बिन सईद ने अपनी तलवार साफ करके नियाम में डाली। फिर अपने घोड़े पर बैठते हुए इसने कराकूश और शुबान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अब हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा देर यहाँ क्याम किया तो हमारे खतरात उठ सकते हैं, लिहाजा फिलफोर हमें यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। ये जिस औरत को हम अर्नवल की हवेली से लेकर आए हैं, इसे कोई गुजर न पहुँचाई जाए। ये बेचारी बेखता है, बेकसूर है, इसे यहीं छोड़ दिया जाए। ये खुद अपनी मंजिल की तरफ चली जाएगी। गरीता, तो मेरी फूफी रबिया को अपने पीछे बिठा लो और यहाँ से कूच करें। इस मौका पर गरीता, जो अपने घोड़े की बागें पकड़े खड़ी थी, बड़ी बेचैनी से बेताबी से घोड़े की बागें छोड़कर अहमद बिन सईद की तरफ भागी। इस ख्याल देखते अहमद बिन सईद भी किसी का परेशान हुआ था। करीब आकर गरीता ने अहमद बिन सईद का बाजू पकड़ लिया जो ज़ख्मी हुआ था। इस पर इसने अपनी शीरी आवाज़ में अहमद बिन सईद को मुखातिब किया, आप पहले मुझे अपने बाजू का ज़ख्म दिखाएं, इसके बाद यहाँ से कूच किया जाएगा। मेरे घोड़े की खरजीन में मरहम पट्टी का सामान पहले से है, मैं आपके ज़ख्म की पट्टी करती हूँ, इसके बाद सफ़र का आगाज़ किया जाए। जवाब में अहमद बिन सईद ने मुस्कुराते हुए गरीता को मुखातिब किया, देखो गरीता, ज़ख्म इतना गहरा नहीं, लेकिन ये तक ज़ख्म खाते हुए जो लुत्फ़ आया है, ऐसा सुरूर तो ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। मैं समझता हूँ मरहम पट्टी रहने दो, ज़ख्म ख़तरनाक नहीं। गरीता ने अहमद बिन सईद की बात नहीं मानी। जिस जगह ज़ख्म आया था वहाँ से ज़ीरा की चंद कड़ियाँ कट चुकी थी। ज़ीरा के अलावा इसके नीचे जो लिबास था वो खूनालूद हो चुका था। गरीता ने जल्दी जल्दी अहमद बिन सईद की ज़ीरा उतारी, लिबास हटाया। लिबास के नीचे जो इसने कफन पहना हुआ था वो भी कटा हुआ था। कफन को एक तरफ करते हुए गरीता अपने घोड़े की तरफ भागी। खरजीन में से मरहम पट्टी का सामान निकाला। पहले ज़ख्म को इसने आहिस्तगी से साफ़ किया, फिर बड़ी दिलजमी के साथ ज़ख्म पर पट्टी बांधकर कफन दुरुस्त करने के साथ लिबास भी ठीक किया। फिर अहमद बिन सईद को ज़ीरा पहना दी। फिर एक दिल मोह लेने वाले तबस्सुम में इसने अहमद बिन सईद को मुखातिब किया, अब आप यहाँ से कूच करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। जवाब में अहमद बिन सईद मुस्कुराया। फिर इसके कहने पर सब अपने घोड़ों पर सवार हुए और घोड़ों को वो दरिया ताजा के किनारे किनारे मगरिब के रुख पर सर पर दौड़ा रहे थे। दूसरी जानिब एक और इनकलाब बर्पा हो चुका था। जोसलिन के वो मुसल्लह नौजवान जो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते अर्नवल की पुरानी हवेली और कदीम हवेली की तरफ गए थे, इन्हें मायूसी हुई। जोसलिन ने इन्हें कहा था कि हवेली का घेराव कर रखें और इसके भाई अर्नवल से रब्ता कायम करें, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो इन्हें अर्नवल उसके दोनों मुहावजों की लाशें वहाँ दिखाई दी तो मामले की नोयत समझ गए। उन्होंने बाहर मिलकर फैसला किया, ज़रूर इनके साथ धोखा हुआ है। जोसलिन को उस शख्स ने फ्रेम में मुब्तला किया है जो ये खबर लेकर जोसलिन की हवेली की तरफ गया था। यह सूरत हाल देखते हुए मुसल्लह जवानों ने बाहर मशवरा किया। फिर उन्होंने दरिया ताजा के किनारे मगरिब का रुख किया ताकि इस सूरत हाल से जोसलिन को आगाह करें। अब ये मुसल्लह जवान रास्ते में थे कि इन्हें अर्नवल की हवेली में काम करने वाली औरत ने रोका। इनके रोकने पर इन मुसल्लह जवानों ने अपने घोड़ों को रोक लिया। इनके रुकने पर इस औरत ने बुलंद आवाज़ में इन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, तुम सबको धोखे और फ्रेम में रखा गया है। जोसलिन के भाई अर्नवल को कुछ मुसल्लह जवानों ने इसके मुहावसों के साथ कत्ल कर दिया है। मुझे वो यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए थे। मैं अर्नवल की इस हवेली में काम करने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे जाए तो वहाँ तुम्हारे आका जोसलिन और इसके दो मुहावसों की लाशें पड़ी हुई होंगी, इसलिए कि जिन लोगों ने अर्नवल का खात्मा इस हवेली में किया था उन्होंने यहाँ आकर घात लगा ली थी। उन्होंने बड़ी मक्कारी का मुजाहरा किया। जब तुम लोग हवेली यहाँ से गुजरे तो उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की, लेकिन जब जोसलिन अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजरने लगा तो यहाँ जो घात में बैठे थे उन्होंने इन्हें रोक लिया। जो शख्स जोसलिन को इस हवेली से बुलाकर लाया था वो भी हमलावरों का एक साथी था, लिहाजा उन्हें देखते देखते जोसलिन ही नहीं इसके दोनों मुहावसों को भी ख़त्म कर दिया।
अब ये लोग दरिया ताजा के किनारे किनारे मगरिब की तरफ गए हैं। अगर तुम तेज़ी के साथ इनका ताक़ुब करो तो तुम ज़्यादा दूर न जाने दोगे। इन्हें पकड़ सकते हो। इस तरह तुम जोसलीन और अर्नवल के कातलों से इंतकाम ले सकते हो। इसके बाद जो हालात अर्नवल के साथ इसकी हवेली में दरिया ताजा के किनारे सूरत हाल जोसलीन को पेश आई थी वो तफसील के साथ औरत ने कह दी। इससे आगे इन सवालों ने कुछ न सुना। अपने घोड़ों को उन्होंने एड़ लगाई और दरिया ताजा के किनारे मगरिब की तरफ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। अहमद बिन सईद अपने साथियों के साथ बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ मगरिब की तरफ सफ़र जारी रखे हुए था कि अचानक वो चौंक उठे, इसलिए कि इनकी पुश्त की जानिब से इंतहाई मोहलक और तेज़ तीरंदाजी की गई थी। अहमद बिन सईद कराकोश और शुबान चूँकि मजबूत कड़ियों की ज़रा पहने हुए थे, लिहाजा वो इस तीरंदाजी से बच गए। लेकिन इस तीरंदाजी ने रबिया और गरीता को छलनी करके रख दिया था और वो अपने घोड़ों से गिर गई थी। यह सूरत हाल अहमद बिन सईद, कराकोश और शुबान तीनों के लिए तशवीशनाक थी। उन्होंने अपने घोड़ों को रोक लिया। भागते हुए वो गरीता और रबिया की तरफ गए तो इनके दुख उनके गमों की कोई हद न रही, इसलिए कि वो दोनों तीरंदाजी के बायस छलनी हो चुकी थी, खून में लथपथ थी और दम तोड़ चुकी थी। काबिल इसके कि इन तीनों में से कोई अपने रद्दमल का इजहार करता वो चौंक पड़े। चांदनी रात में उन्होंने देखा ताक़ुब करने वाले करीब आ गए थे, लिहाजा वो भागकर अपने घोड़ों पर सवार हो गए। इतनी देर तक ताक़ुब करने वाले इनके करीब पहुंच गए, चारों तरफ से उन पर टूट पड़े और अपनी तलवारें बरसाना शुरू कर दी थी। अहमद बिन सईद और कराकोश और शुबान भी इनका मुकाबला करने लगे। हमलावरों ने चूँकि चारों तरफ से इनका घेराव करते हुए इन पर हमला किया था, लिहाजा इस हमले में तीनों बुरी तरह जख्मी हुए थे। तहम तीनों इनके खिलाफ डट गए थे। कुछ देर तक जमकर एक दूसरे पर वार करते रहे। इस कश्मकश के दौरान 12 ताक़ुब करने वालों में से 10 मौत के घाट उतर गए। दूसरी तरफ शुबान और कराकोश ऐसे जख्मी हो गए थे कि इनके जिस्मों से हद से ज़्यादा खून निकल गया और इन पर गशी तारी हो गई और वो दरिया ताजा के किनारे की खुश्क रेत पर गिर गए। ताक़ुब करने वालों में से 2 बचे थे, जबकि इनके मुकाबले में अहमद बिन सईद अकेला था। तीनों के लिबास लहू लहान और बदन जख्म थे। ताहम अहमद बिन सईद ने बचने वालों के मुकाबले जम गया। कुछ देर डमकाते हुए इसने इनका मुकाबला किया, यहाँ तक कि आखिरी 2 को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बोझल कदमों से वो कराकोश और शुबान की तरफ गया। जब इसने इनका जायज़ा लिया तो वो दंग रह गया। इस पर नकाहत तारी हो गई, इसलिए कि वो दोनों ख़त्म हो चुके थे। अहमद बिन सईद वहीं गिर गया। इस पर गशी और बेहोशी तारी हो गई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हम अहमद बिन सईद, इसकी फूफी और इसके दोस्तों के अलमनाक इंजाम पर इंतहाई अफसरदा हैं, मगर क्या करें, तारीख़ को बदला नहीं जा सकता। ये वो वाक़यात हैं जो तारीख़ में रूनुमा हो चुके हैं। इस दास्तान की आखिरी किस्त अगली दफ़ा पेश की जाएगी। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।